जरा सोचिए, एक शहर जहां गलियों में शायरी गूंजती थी, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख बचपन से साथ खेलते थे, एक दूसरे की शादियों में शामिल होते थे, जहां लाहौर की हवेलियां और बाजार इंसानियत की मिसाल थे। लेकिन फिर अचानक वही हमसाए जो एक दूसरे को भाई कहते थे, खंजर लेकर सामने आ गए। ये कहानी है 1947 की, लाहौर की, जब एक शहर खून के दरिया में डूब गया और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। 1947 एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। लाहौर, जो कभी पंजाब का कल्चरल कैपिटल था, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख साथ साथ रहते, तालीम और तहजीब का मरकज था। लेकिन जब पार्टीशन अनाउंस हुई तो इसी लाहौर की गलियों में खून की नदियां बहने लगी। आज हम देखते हैं असल वाकयात, असल तारीख, कि लाहौर 1947 में किस तरह इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान बना। 14 अगस्त 1947, एक तारीख जो नए मुल्क पाकिस्तान की पहचान बनी। लेकिन वही तारीख लाखों इंसानों के लिए दर्द और तबाही लाई। पार्टीशन ऑफ इंडिया, तकसीम का फैसला ब्रिटिश ने जल्दी में किया। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज जो कभी इंडिया आया ही नहीं था, उसे सिर्फ कुछ हफ्ते दिए गए सरहदें खींचने के लिए, और उसकी एक कलम की लकीर ने लाहौर की किस्मत का फैसला कर दिया। ब्रिटिश ने 3 जून 1947 का प्लान अनाउंस किया। इस प्लान के मुताबिक पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना था। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक इंग्लिश लॉयर जिन्होंने कभी इंडिया देखा भी नहीं था, उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए बॉर्डर डिसाइड करने के लिए। पंजाब में सबसे बड़ा फैसला यह था कि लाहौर इंडिया का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का। पार्टीशन से पहले 1941 सेंसस के मुताबिक लाहौर डिस्ट्रिक्ट की आबादी में 60% मुसलमान और लगभग 40% हिंदू और सिख थे। इस मेजॉरिटी की वजह से लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। लेकिन ये फैसला आने के बाद शहर में कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ। पार्टीशन से पहले लाहौर सिर्फ पंजाब का शहर नहीं था, ये एक तहजीब था। मुसलमानों की आबादियों के साथ हिंदू और सिख ट्रेडर कम्युनिटीज सब साथ रहते थे। अनारकली बाजार, शालीमार बाग और मायो कॉलेज, हर किस्म के लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे। किसी को तसव्वुर भी नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद ये शहर इंसानी लाशों से भर जाएगा। पार्टीशन से पहले लाहौर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्लास थे भाटी गेट, मुजंग और इचरा। हिंदू और सिख आबादियां थी शाह आलमी में, अनारकली, रावी रोड के आसपास। शहर के अंदर सब लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाते थे। हिंदू सिख ट्रेडर कम्युनिटीज लाहौर की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा थे और मुस्लिम एकेडमिक और कल्चरल लाइफ में प्रोमिनेंट थे। यह शहर अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और सादत हसन मंटू जैसे अदीबों का घर था। लेकिन कुछ हफ्तों में यह तहजीब खून में डूब गई। जब 3 जून प्लान अनाउंस हुआ और ये खबर पहुंची कि पंजाब डिवाइड होगा, तब सबको पहली दफा खतरा महसूस हुआ। लेकिन असली तूफान तब आया जब 17 अगस्त को रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ और पता चला कि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस फैसले के बाद शहर में अफरा तफरी फैल गई। हिंदू और सिख जो सोच रहे थे लाहौर उनका हिस्सा रहेगा, उनके सपने टूट गए और फिर नाराजगी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस होने के बाद हिंदू और सिख कम्युनिटीज ने शहर छोड़ने की तैयारी की, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम रेफ्यूजीज इंडिया के पंजाब और दिल्ली से भागकर लाहौर आ रहे थे। लेकिन ये मूवमेंट पीसफुल नहीं रही। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ 3 महीने में 10 मिलियन लोग क्रॉस बॉर्डर माइग्रेट हुए और लगभग 10 लाख इंसान कत्ल हुए। लाहौर इस कत्ल का सबसे बड़ा मरकज था। अगले चंद हफ्तों में लाहौर की गलियों ने वो मंजर देखे जो दिल दहला देने वाले थे। मोहल्ले जहां कल तक दोस्ती थी, आज खून की नदियां बहने लगी। मासूम औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब निशाना बन गए। जिस घर में कल तक दिया जला था, आज वहां आग के शोले निकल रहे थे। हजारों हिंदू और सिख फैमिलीज को शहर छोड़ना पड़ा और उनकी जगह पे मुसलमान रिफ्यूजीज आए जो इंडिया के शहरों से भागकर आ रहे थे। लाहौर का शाह आलमी बाजार, जो उस वक्त एक बड़ा हिंदू सिख कमर्शियल सेंटर था, आग लगाकर जला दिया गया। हजारों घर जल गए और कई दिनों तक धुआं उठता रहा। वाल्टन और शादरा रेफ्यूजी कैंप्स में मुस्लिम औरतें और बच्चे भर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक
लाहौर में उस वक्त का सबसे बड़ा कम्युनल मैसेकर हुआ। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी डायरी में लिखा, I saw trains full of corpses arriving from Amritsar and going towards India from Lahore. The stench of death was everywhere. जिन लोगों ने पार्टीशन देखी, उन्होंने कहा कि दोस्तों ने दोस्तों के खिलाफ हथियार उठाए। एक ही गली के दो घर अलग हो गए, एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ सिख, और दोनों तरफ से सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। ये सब इतना जल्दी हुआ कि इंसान को समझ ही नहीं आया कि उसका हमसाया कब उसका दुश्मन बन गया। लाहौर खून से रंगीन हो गया। हजारों लाशें रेलगाड़ियों में भरकर आई और गई। एक वक्त ऐसा भी आया कि रेफ्यूजी कैंप्स लाहौर के हर कोने में बन गए। शादरा, वॉल्टन, मॉडल टाउन, हर जगह से चीखें सुनाई देती थी। पार्टीशन का सबसे खौफनाक मंजर था ट्रेन्स ऑफ डेथ। लाहौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन्स भरकर जाती और आती, लेकिन ज्यादातर वो लाशों से भरी होती। ब्रिटिश जर्नलिस्ट होरेस अलेक्जेंडर ने लिखा कि लाहौर स्टेशन पर आने वाली हर तीसरी गाड़ी में सिर्फ लाशें होती थी। एक मशहूर वाकया है कि एक रिफ्यूजी ट्रेन जो अमृतसर से लाहौर आई, उसमें 400 से ज्यादा मुसलमान कत्ल किए गए। इसी तरह लाहौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सिख और हिंदू रेफ्यूजीज कत्ल हुए। ये ट्रेन पार्टीशन की सबसे बड़ी पहचान बन गई। 1947 के लाहौर में सिर्फ जानों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तहजीब भी मिट्टी में मिल गई। मुस्लिम मोहल्ले जहां हिंदू और सिख रहते थे, उनका वजूद भी खत्म हो गया। 1941 के सेंसस के मुताबिक लाहौर की 40% आबादी नॉन मुस्लिम थी, लेकिन पार्टीशन के चंद हफ्तों में ये सिर्फ 2% रह गई। ये लाहौर का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज था। जो कभी कल्चरल हब था, वो सिर्फ एक मुस्लिम मेजॉरिटी शहर बन गया। ब्रिटिश जो सिर्फ अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए कोई मजबूत प्लान नहीं बनाया। सिर्फ कुछ ब्रिटिश ट्रूप्स डिप्लॉयड थे जो इतनी बड़ी माइग्रेशन और रॉयट्स रोक नहीं सकते थे। इस वजह से लाहौर और पूरे पंजाब में इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस तारीख का सबसे बड़ा नक्शे खून लाहौर की जमीन पर छोड़ा गया। 1947 की तकसीम सिर्फ सरहदें खींचने का अमल नहीं था, बल्कि इंसानियत का इम्तिहान था। अगर इस हिजरत को एक प्लान, एक निजाम और सुपरविजन के जरिए अंजाम दिया जाता, तो लाखों मासूम जानें बच जाती। सोचिए, अगर उन गाड़ियों में सफर करते हुए उन लोगों के पास फौज की हिफाजत होती, अगर रास्तों पर लश्करों की बजाय अमन के पहरेदार होते, तो शायद ये खून का दरिया कभी ना बहता। अगर उस वक्त एक सेंट्रल मैकेनिज्म बनाया जाता जिसमें पुलिस, फौज और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली इन्वॉल्व होते, सेफ पैसेजेस, रिलीफ कैंप्स और मेडिकल सहूलियात दी जाती, तो शायद इतनी बड़ी अफरा तफरी और कत्लो गारत ना होता। ये वाकया हमेशा के लिए एक सबक है कि जब भी कौमों के मुस्तकबिल का फैसला किया जाए, तो इंसानियत, इंसानी जान और अमन और अमान को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। 1947 का सबसे बड़ा सबक ये है कि हिजरत और आबादी का तबादला किसी बुनियादी प्लान और सुपरविजन के बगैर किया गया। ना सेफ रूट्स दिए गए, ना लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई गई। इस वजह से लाखों लोग रास्तों में मारे गए, घरों से बेघर हुए और कौम की यादों पर खून और आंसुओं का दाग लग गया। ये वाकया हमें ये याद दिलाता है कि सियासी फैसले अगर इंसानी पहलू को मद्देनजर रखे बगैर किए जाएं, तो उनका नतीजा सिर्फ तबाही और अफसोस होता है। तकसीम का दुख सिर्फ कौमों के दरमियान नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जो अपने प्यारों को खो बैठा। ये सबक हमें हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। अगर उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग बैठकर एक प्रैक्टिकल और इंसानी बुनियादों पर मबनी प्लान बनाते, माइग्रेशन को फौज और पुलिस की सुपरविजन में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते और कैंप्स, मेडिकल सहूलत और सेफ पैसेजेस देते, तो शायद आज साउथ एशिया की तारीख इतनी खून रेज ना होती। अगर हम 1947 की तकसीम को गौर से देखें, तो सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि ये हिजरत और आबादी का तबादला एक बेसोचे समझे गैर मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया गया। ना कोई प्रॉपर निजाम बनाया गया, ना ही मासूम लोगों की हिफाजत के लिए कोई मुस्तहकम हिकमत अमली तैयार की गई। इसका नतीजा ये निकला कि लाखों लोग राहों में कत्ल हुए, घरों से बेघर किए गए,
और इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया सामने आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए तारीखी मंजर के साथ।